हेलो गाइस, मैं विकास मौर्य। मैं 9th से 12th तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें मैं शुरुआत से ग्रामर पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को बोलने के लिए इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू रीड इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश, ग्रामर इज मस्ट। व्याकरण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी में बोलना लिखना कुछ भी चाहते हैं तो आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। वो मैं छोटी सी शुरुआत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं टेंस पर। टेंस यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 है पास्ट टेंस, नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। टेंस से गैस हमें पता चलता है कि काम किस समय में हो रहा है। काम अगर वर्तमान समय में है, हमारे सामने हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अगर काम बीत चुका है यानी हो चुका है पास्ट टेंस में, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। और अगर फ्यूचर टेंस में यानी काम होने वाला होता है कुछ देर में, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 मिनट 4 मिनट बाद, अगले दिन, तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसको इस तरह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देखते होंगे हिंदी के अंत में है जिसपे बिंदी लगी हुई है, हो, हूँ, इतने अक्षर आते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है। मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताता हूँ। सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस शब्दों के मेल से सेंटेंस बनता है, जिसका एक अर्थ, सही अर्थ निकलता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे नंबर पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वें नंबर पर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो गाइस, जब तक आप टेंस पढ़ेंगे या अन्य सहायक क्रियाओं को पढ़ेंगे, तब तक आपको सिर्फ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की आवश्यकता होगी। जब टेंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद अन्य सेंटेंसेज को पढ़ाया जाता है। तो मेरी यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझें। तो जब है, हो, हूँ लास्ट में आ जाता है, तो ये एक प्रकार से मानिए कि हिंदी की सहायक क्रिया है और उसकी इंग्लिश जो होती है इज एम आर होती है। यानी इज एम आर लगाने से हम समझ लीजिए है, हो, हूँ लिख चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। मैथ में आप लोगों ने गैस मैथ आप पढ़ते हैं तो आप फार्मूला होता है, तो फार्मूले के अनुसार ही जो सम होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनको हल किया जाता है। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार का इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बनावट कहते हैं, संरचना कहते हैं। वो चीज अगर आ गई तो समझ लीजिए आपका ट्रांसलेशन बन गया। तो इससे पहले मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में ही मीन्स हुआ है या उसने होता है, जो पुरुष जाति के लिए लगता है। सी मीन्स हुआ है या उसने ही होता है, जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग यह वह किसी चीज के लिए, लेकिन निर्जीव चीजों के लिए। और पशु पक्षियों के लिए कभी कभी लगता है, जैसे डॉग माने कुत्ता, तो उसके लिए इट लग सकता है। एलिफेंट मतलब हाथी, तो उसके लिए भी इट लग सकता है। फिर आई मीन्स मैं या मैंने, यू मीन्स तुम या तुमने, बी मीन्स हम या हमने, दे मीन्स हुए या उन्होंने। तो गाइस, हम सिंपल सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। असर्टिव यानी विधि सूचक वाक्य। असर्टिव के अंतर्गत 2 वाक्य आते हैं। नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर 2 पर है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकार धन आत्मक, यानी स्वीकार करने का उसमें बोध होगा, उसमें किसी बात को मान ली जाएगी। और निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य,
यानी नकार धन आत्मक, यानी जिसको ना माना जाए, बात को अगर नहीं माना गया है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे जैसे गाइस आप वीडियोस को फॉलो करते जाएंगे, रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना या हिंदी से इंग्लिश बनाना, दोनों चीजें आपको सही से आ जाएंगी। तो गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन का वो ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें उचित रूप से इज, एम या आर का यूज करना है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। अब ये इज एम आर कैसे लगेगा गाइस, मैं आपको बताता हूं। ही, सी, इट के साथ और जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, सिंगुलर जिसको हम एक वचन कहते हैं, इसके साथ गाइस आप लगाएंगे इज, और फिर यू, वी, दे, और जितने भी प्लूरल हैं, प्लूरल नंबर यानी इसको हम बहुवचन कहते हैं, इसके साथ आप गाइस लगाएं आर। ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो लगेगा आर। फिर आई, एकमात्र आई है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके साथ केवल एम का प्रयोग होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनका यूज करना है। ही, सी, इट जितने भी सिंगुलर नंबर एक वचन है उसके साथ आप इज लगाइएगा। यू, वी, दे जितने भी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन है उसके साथ आर लगाइएगा, और आई के साथ आप एम लगाइएगा। एक चीज आप ये जान लीजिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पहचानना बहुत ही इजी है। संख्या में जो चीज एक हो, एक ही चीज को बताती हो, वो सिंगुलर नंबर है, और एक प्लस यानी एक से ज्यादा अगर हो गया तो प्लूरल नंबर है। तो ट्रांसलेशन बनाते समय इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, ये मैं बता रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस आ गया, वह एक गरीब छात्र है, लास्ट में देखिए गाइस क्या आया, है आ गया। तो है आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। अब इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। इसके अब कहां से करेंगे, बात ये हुई, पढ़ेंगे हम वह एक गरीब छात्र है, तो यहां लास्ट से कहेंगे 2 या 3 शब्दों से कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। वह एक गरीब छात्र है, गरीब छात्र कौन है, उत्तर के रूप में क्या मिला, वह मिला। वह एक गरीब छात्र है, कौन गरीब छात्र है, वह। इस प्रकार हम सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट इसी प्रकार ढूंढा जाता है कौन या किसने का प्रश्न करके। सामान्यतः आप कौन का प्रश्न करें, किसने का प्रश्न कब किया जाएगा, ये मैं अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो वह यानी वह एक गरीब छात्र है, इसका मतलब ये पुरुष है, पुरुष के साथ वह की अंग्रेजी ही का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ही के साथ मैंने आपको बता भी दिया है कैसे सहायक क्रिया लगाना है, ही के साथ इज लग जाता है। अब इतना लिखने के बाद जो बचता है, आपने ही लिख दिया, है के लिए इज लगा दिया, इसके बाद जो चीजें बची हैं उनको कंप्लीमेंट पूरक कहा जाएगा। पूरक का मतलब ये होता है कि सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ है, ही इज वह है, अब वह क्या है कुछ पता नहीं है, तो अब एक गरीब छात्र अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो शब्द हैं ये पूरक का काम कर रहे हैं, कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं, इसको क्रम अनुसार लिखना गया है। जैसे एक गरीब की अंग्रेजी होती है पुअर, और छात्र की अंग्रेजी स्टूडेंट। ये ट्रांसलेशन बन गया। और मैं बताता हूं,
मैं काम में व्यस्त हूँ। गैस एक चीज आप नोट कर लीजिए, अगर हिंदी ट्रांसलेशन आपको जानना है तो हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया और कंप्लीमेंट अच्छे से ढूंढना है। इसके बाद कुछ अतिरिक्त शब्द भी बच जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं किस तरह से प्रयोग होगा, लेकिन पहले इसको सीखिए। मैं काम में व्यस्त हूं, यहाँ आखिरी के 2-3 शब्दों से आप कहेंगे कौन का प्रश्न करेंगे, उत्तर के रूप में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। काम में व्यस्त कौन है, उत्तर मिला मैं। तो मैं यहाँ पे आई लिख देंगे, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बचा है काम में और व्यस्त, तो कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए जितना लिखे हो उसकी हिंदी निकालोगे तो कंप्लीमेंट आपको मिल जाएगा, और अगर इतना नहीं किए तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैं हूं तो मैं क्या हूं, क्या हूं, क्या का प्रश्न किया जाएगा, मैं हूं तो क्या हूं, उत्तर मिला व्यस्त। तो ये व्यस्त है, काम में नहीं, व्यस्त पहले लिखा जाएगा, बिजी। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। अब ये लिखा है काम में। कुछ शब्द गैस होते हैं प्रीपोजिशन जिनको कहते हैं, उनमें से बहुत सारे कॉमन होंगे, आप जानते भी होंगे, आपने विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाई की है तो आप जानते होंगे। जैसे इन है, ऑन है, जैसे यहाँ पे इन है, ऑन है, अंडर है, बिहाइंड है, या विथ वगैरह है, फॉर है, इनको गैस हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन कहा जाता है। अभी इसकी डिफिनेशन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वीडियोज बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको। लेकिन प्रीपोजिशन के जो नियम होते हैं अगर वो आप जान गए तो काम बन जाएगा। प्रीपोजिशन लगभग 45-50 होते हैं, धीरे धीरे सारे वीडियोज में मैं इसको समझाता चला जाऊंगा। ये जो इन यानी में है, पर है, अंडर यानी कि नीचे या नीचे कह सकते हैं हम, बिहाइंड यानी कि पीछे, विथ मतलब के साथ, और फॉर मतलब के लिए या के लिए सिर्फ कह सकते हैं। इनका थोड़ा सा नियम उल्टा होता है। इनमें ये देखना होता है कि ये चीजें किसके लिए आई हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, काम में। अब में शब्द किसके लिए आया है, काम के लिए आया है, तो काम से पहले लिखा जाएगा, यानी यहां लिखा जाएगा, यहां, तो ये इन यहां पे आ जाएगा, इन द वर्क। गाइस इस तरह आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस आ गया, हम भारतीय हैं, तो इसमें कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। हम भारतीय हैं, कौन भारतीय है, उत्तर मिला हम। अब हम की अंग्रेजी दी मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने बताया दी के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। उसके बाद भारतीय की अंग्रेजी हमने लिख दिया इंडियन, जो कि कंप्लीमेंट। इसी प्रकार गाइस हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसमें मैंने बहुत इजी सेंटेंस आपको समझाया है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, कुछ जटिलताएं, कठिनाई भी होती है, तो वो चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सलाह है कि किसी भी चीज़ को एकदम शुरुआत से अच्छे ढंग से समझते हुए आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बड़े कामों की तरफ अग्रसर करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, बड़ा काम अपने आप के सामने आ जाएगा। गैस इसमें ये जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने दिया था, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, उसके अतिरिक्त किसी का नाम आ सकता है, कुछ लोग आ सकते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे यह लड़का बहुत बीमार है, सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। It is very necessary to find out subject in Hindi sentence. Otherwise, you will not be able to translate the sentence. यानी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट ढूंढना। वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। देखिए, यह लड़का बहुत बीमार है। बहुत बीमार कौन है, माना उत्तर के रूप में मिला तो है लड़का। बहुत बीमार है कौन, लड़का। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट मिलने के बाद इस
इस तरफ इधर विपरीत दिशा में जितना लिखा होता है वो सब सब्जेक्ट है, इधर जितना लिखा होता है वो सब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका है यह लड़का। अब इसको पता करेंगे, एक है कि एक से ज्यादा है, तो पता चला एक है। एक है तो इसके लिए यह की अंग्रेजी गाइस आपको पता होगी दिस और बॉय, दिस बॉय। अब ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक ही है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब जितना बचता है वो कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बीमार, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमने लिख दिया वेरी सिक। गैस ये सेंटेंस आपका बन गया। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में गैस फुल स्टॉप लगता है। आप जानते हैं जो एक छोटी सी बिंदु बनी होती है, इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और देखिए थोड़ा सा बड़ा आ गया। बड़ा आने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो चीजें नेसेसरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, उसको आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। सब्जेक्ट ढूंढना अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखें ये दुष्ट छात्र बहुत आलसी हैं, यहाँ पे अंक की बिंदी लगी है। ये दुष्ट छात्र बहुत आलसी है। कौन का प्रश्न करिए, कौन आलसी है? उत्तर मिला छात्र। या आपको उत्तर मिल गया बहुत आलसी है कौन, ये दुष्ट छात्र। या केवल आपको मिला आलसी है कौन, छात्र। तो माना छात्र सब्जेक्ट है, तो इसके इस दिशा में जितनी भी चीजें लिखी रहती है वो सारा सब्जेक्ट है गाइस। इसको आप सही से समझिए। तो इसको पहले सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, तो ये की अंग्रेजी हमने लिख दिया दीज, और दुष्ट की अंग्रेजी हो गया बिग, और छात्र की अंग्रेजी हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अब ये आपने सब्जेक्ट लिखा है, इसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। सब्जेक्ट बहुवचन है क्योंकि ये दुष्ट छात्र बहुत आलसी हैं, ज्यादा छात्रों की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, आर। अब बचता क्या है, बचा बहुत आलसी, तो बहुत आलसी यानी सीधा लिखेंगे वेरी लेजी। तो गाइस आप समझ सकते हैं ये बहुत इजी है अगर आप सही से इसका अनुपालन करें। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आप एक अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, तो जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं उसको एक फेयर कॉपी बना के वो नोट कर लीजिए। मैं आगे, अभी मैं नया बिगनर हूं, अभी मैंने वीडियो शुरू किया है, मेरा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे जैसे भी, आपको होमवर्क दूं और आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से आपके होमवर्क चेक करूं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। लेकिन गाइस आप सही से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। और देखिए मैं पार्क में अकेला हूं। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, मैं पार्क में अकेला हूं, कौन अकेला है, मैं। इसके साथ आई लिखा जाएगा, फिर इसके साथ आई के साथ एम लिखा जाएगा। अब मैं हूं क्या हूं, अकेला। मैं हूं क्या हूं, अकेला। और ये जो प्रीपोजिशन होते हैं गाइस, ये हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, इनको पहले नहीं लिखना है। पहले तुम्हें मैं हूं तो क्या हूं, अकेला हूं, लिखो एलोन। एलोन मीन्स होता है अकेला। अब लिखा जाएगा पार्क में, इन थोड़ा सा आगे आ जाएगा, पार्क के लिए ये आया है, थोड़ा सा यहाँ पे आगे हो जाएगा, यहाँ पे इन आ जाएगा, फिर पार्क, इन द पार्क। तो गाइस इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालना चाहता हूँ, थोड़ा सा जटिलता जानना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में वो चीज़ ना आए तो आप कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या मुझे कॉल करके ही बताएं कि सर ये नहीं समझ में आया है। मैं वो चीज़ फिर से आपको समझाऊंगा किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से। गैस ये कभी कभी
कभी कभी हिंदी वाक्य में का, की, के आ जाता है कभी कभी, तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो एपॉस्ट्रॉफी एस होती है, लेकिन ये सजीव के लिए लगेगा, जिसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग यानी सजीव चीज है। तो और तब फिर निर्जीव के लिए क्या लगेगा, नॉन लिविंग के लिए क्या लगेगा, नॉन लिविंग के लिए आफ लगेगा, आफ, यानी ये निर्जीव के लिए लग जाता है। लेकिन इन चीजों का प्रयोग थोड़ा डिफरेंट है। जैसे थोड़ा सा मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, अभी आपको ट्रांसलेशन में इधर बताता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे लिखा है रेखा की बहन। अब गाइस आपको का, की, के, ध्यान दीजिए, आपको का, की से पहले जो लिखा है उसको देखना है कि वो सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो रेखा सजीव है, सजीव के साथ ये जो का की अंग्रेजी होती है वो इस तरह होती है। रेखा हमने लिख दिया, फिर इसकी जो अंग्रेजी होती है ये सजीव के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस होता है, यानी रेखाज, रेखाज, बहन यानी सिस्टर। तो ये बात क्लियर हुई कि सजीव के साथ प्रायः ये नियम है। कुछ और भी नियम है जो आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर निर्जीव है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा मैं सेंटेंस बताने वाला हूं। मेरे घर के सदस्य, तो यहां पे देखिए आपको आगे देखना है। गाइस ये नोट कर लीजिए कि आपको आगे देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर आगे देखना है। काकी से पहले लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, सजीव है कि निर्जीव है, तो पता चला ये निर्जीव चीज है। तो गाइस निर्जीव के साथ आप लगता तो है, आप लगता तो है, लेकिन ये शब्द इधर हो जाता है और ये शब्द इधर हो जाता है, ये नहीं ध्यान रखिए। यानी सदस्य इधर आ जाएगा, द मेंबर्स, और फिर आप बनाएंगे और ये वाला पूरा भाग इधर चला जाएगा, यानी माई हाउस। ये तो नियम मैंने आपको बताए, इसका मैं 2 ट्रांसलेशन आपको बताता हूं, फिर अगले वीडियोज में इसको विस्तार से मैं समझाऊंगा, देखिए। दो सेंटेंस है जिनमें दोनों का प्रयोग मैं अभी बता रहा हूं आपको, लेकिन सब्जेक्ट बहुत मस्ट है। सब्जेक्ट आप बहुत ध्यान से ढूंढिए। रमन के पिताजी एक दुकानदार है, तो यहां से कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न। रमन के पिताजी एक दुकानदार है, दुकानदार कौन है, उत्तर मिला रमन के पिताजी। अब यहाँ का पर आगे का आया है यहाँ पे, तो का से पहले हमने देखा सजीव है। अब सजीव है तो मैंने सजीव को इस तरह लिखा रमन, और फिर एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, इसको हम एपॉस्ट्रॉफी एस कहते हैं, फिर पिताजी यानी फादर। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया गया। सब्जेक्ट एक वचन है, एक ही है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा ए। अब हम लिखेंगे एक दुकानदार यानी कंपनी में, ए शॉपकीपर। ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। इस विद्यालय के छात्र दुष्ट हैं। कौन का प्रश्न कर लो, सब्जेक्ट कभी कभी बड़ा आ जाता है, 2-3 वर्ड 4 वर्ड, कभी कभी 10-10 वर्ड आ जाते हैं। तो दुष्ट है, कौन दुष्ट है, छात्र। दुष्ट है कौन, छात्र। लेकिन इधर जितना भी लिखा होता है सारा सब्जेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में जो लिखा होता है वो सारा सब्जेक्ट है। अब बच्चों देखिए, आप का शब्द आ गया है, इधर जो चीज लिखी हुई है उसको देखना है, निर्जीव है, पता चला निर्जीव है, तो ये वाला वर्ड इधर हो जाएगा, ये वाले वर्ड उधर हो जाएंगे, बीच में लग जाएगा आ। यानी पहले आपको छात्र लिखना है, और पता चला ये छात्र तमाम छात्रों की बात हो रही है, ज्यादा छात्रों की बात हो रही है, तो बहुवचन है, तो द स्टूडेंट्स।
फिर ये आप लगाएंगे और इस विद्यालय यानी इसकी अंग्रेजी दिस होती है और विद्यालय यानी स्कूल। अब ये इतना सब्जेक्ट हो गया, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है आर, और दुष्ट की अंग्रेजी डी। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी टीचिंग मेथड पसंद आई होगी। मैंने भरसक प्रयास किया है। मैं अभी बिगिनर हूं, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बगल में जो घंटी है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आगामी जो आने वाले वीडियोस हैं जिसमें मैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।